से रोका है तो किसी नाते से रोका है, और ये नाते यूं ही नहीं जुड़ जाते। मैं ये आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आखिरी सांस ये एहसान नहीं है, मोहब्बत है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। I love you, Diva. I still love you. बहुत कहा था मैंने तेरे बाप को, वो काका बड़ा समझाया था मैंने उसको, लेकिन उसके दिमाग में तो खुदा जाने क्या भरा हुआ है। इसी दिन का मुझे खौफ था, मुझे पता था कि ये एक दिन जरूर आएगा, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात ही नहीं आती थी। मैं तो यही समझता रहा चाचा, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ चाचा, कुछ भी नहीं। मुझ में भी वायरस आ गया है चाचा, मेरा भी सिस्टम डाउन हो गया। अच्छा अच्छा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चल अब आराम कर, सो जा मेरा पुत्र शाबाश। अब सो जाओ आराम से, आंखें बंद कर लो, अपना बिस्तर और अपना घर समझ के। मैं नमाज पढ़ लूं, तुम सो जाओ आराम से। मुझसे नाराज हो बेटा? फिर कुछ नहीं। फरीदून से मोहब्बत खत्म हो गई तुम्हारी? नहीं हुई ना? मोहब्बत तो इंसान के अंदर की पथरीली जमीन को जरखेज बना देती है, जिस पर जो बीज गिरता है खिल उठता है। मोहब्बत इंसान को माँ की तरह बना देती है, जिस तरह अपने बच्चों से प्यार करने वाली माँ दूसरों के बच्चों को भी अपने आगोश में समेट लेती है। घोंसलों से गिरने वाले चिड़ियों के बच्चों के लिए भी अपनी उंगलियों को चिड़िया के परों से भी नर्म बना देती है ऐसी माँ। तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की घोंसले से गिरा हुआ चिड़िया का एक बच्चा है, जिसे अगर हमने इस वक्त खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया तो? आज फरीदुल को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारी मोहब्बत ने उसे एक ऐसे ही माँ बना दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहब्बत में तुमसे एक कदम आगे निकल गया हो? मोहब्बत में एक का आगे निकल जाना और एक का पीछे रह जाना भी अच्छा नहीं होता। इस तरह मोहब्बत खुद बीच का एक फासला बन जाती है, और तुम्हारे और उसके बीच तो पहले ही बहुत फासले हैं। झगड़ कर अलहदा होने से बेहतर नहीं कि किसी खूबसूरत मोड़ पर खुदा हाफिज कह दिया जाए। मोहब्बत करो, मोहब्बत से खेलो मत। मोहब्बत करोगी तो एक समंदर है, तो
पकड़ कर खेलोगी तो ये एक आग है। मेरी बात हमेशा याद रखना। अब जाओ, जाकर कपड़े बदलो और आराम से सो जाओ। मैं भी ईशा की नमाज से लेट हो रही हूँ तुम लोगों के इस झगड़े की वजह से। जाओ। अल्लाह, मेरी बेटी का मन बहुत दुखी है, उसे तू संभाल। अल्लाह मदद कर। न रंग छूटे। I'm sorry. Please forgive me. I'm really, really sorry. कहाँ रह गए थे तुम? अब इस उम्र में इंतजार की मशक्कत तो ना करवा, कुछ रहम करो हमारे ऊपर। क्या तुम्हारा मोबाइल फोन किसी काले ने छीन लिया है? जब फोन करो इनकार सुनने को मिलता है। क्या बात? आई ऑल राइट? तबीयत ठीक है तुम्हारी? फरीदुन, क्या बात? चुप क्यों? बोलो तो। फरीदुन, दीवा के पास से आ रहे हो? यार मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करता? उसे बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं खुद जाकर उसे बता के आया। मुझे डर था कि तुम शायद इसको गलत समझ बैठो, लेकिन जो बात तुम्हारे लिए गैर अहम है वो उससे भी ज्यादा उसके लिए अहम हो सकती है। बेटा मुझे गलत मत समझना, मैंने उसे उस मोहब्बत के जज्बे से बताया है जो मुझे तुमसे और तुम्हें उससे। बेटा अपने ना समझ और खुद गर्ज बाप को माफ कर दो। बड़ा बेटा बनकर, मेरा बड़ा बेटा। तो फिर किसी की अमानत क्यों समझा डैडी? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं अपने जैसा बनाया? क्यों नहीं मुकम्मल तौर पर अपना बनाया? अब
अब मैं कहाँ जाऊं? टेल मी प्लीज डैडी, कहाँ पांव रखूं अपना? कौन हूं मैं? फ्रीदून? फर्डिनेंड? आपका अपना वतन तो पाकिस्तान है, जिस्म आपका अमेरिका में है, लेकिन रूह आज भी आपकी लाहौर की गलियों में सांस लेती है। डैडी, मैं अपनी रूह का क्या करूं, जिसके पास ना अपनी जमीन है ना आसमान? वतन मुझे भी दे दिया होता, वतन नहीं तो मजहब ही दे दिया होता। मैं बचपन से लेके आज तक चर्च नहीं गया क्योंकि आप नहीं चाहते थे। मैंने अपने सीने पे क्रॉस आज तक नहीं बनाया क्योंकि आप नहीं बनाते थे। आपने मुझसे अपना मजहब भी छुपाए रखा। डैडी, आज मैं अल्लाह को मुखातिब करता हूं तो वो मुझे अजनबी लगता है। जीसस क्राइस्ट को आवाज देता हूं तो वो भी मुझे अजनबी लगते हैं। आज डैडी, मैं दीवा के बगैर रह नहीं सकता। क्या मैं इसलिए मुसलमान हो जाऊं? मैं अमेरिकन हूं इसलिए क्रिश्चियन हो जाऊं? डैडी, क्या मजहब का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से होता है? आपने मेरे जिस्म को पाला पोसा, खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, मेरी जबान को अपनी जबान में बोलना सिखाया, लेकिन आपने मेरी रूह को यूं ही छोड़ दिया, लावारिस, यतीम, बेज़बान। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मुझे भी फरीदून रजा, वल्द रजा हुसैन, वल्द मोहम्मद हुसैन, वल्द इजाज हुसैन क्यों नहीं बनाया डैडी? क्यों नहीं बनाया? फोन बंद क्यों कर दिया? किसे फोन कर रही थी? लो, मैं मिला दूं। उसका नंबर मालूम है? अच्छा, मैं दीबा से ले। नहीं, प्लीज। तो फिर? मैं दरअसल पाकिस्तान बात करना चाह रही थी। ओह, अच्छा, अम्मी अब्बा से बात करनी है? ये लो, मिलाओ। 011 मिलाओ, 92 और फिर सिटी कोड। आगे मैं जानती हूँ। अच्छा, हाँ, 92। ठीक है। घर को जाने वाले रास्ते का सिरा मिल जाए तो आदमी खुद ब खुद घर पहुंच जाता है। हेलो हेलो हेलो, मैं शुमाइल बोल रही हूँ अमेरिका से। कौन बोल रहे हैं? हेलो, ये 5733-759 है ना? ये नासिर साहब का घर है ना? जी, किराए पर देकर कहीं चले गए? कहाँ? आप प्लीज मुझे उनका कोई फोन नंबर, कोई उनका पता प्लीज दे दें।
लेकिन लाहौर में कहां? आपको कुछ कुछ तो पता होगा। कुछ नहीं जानते। क्या हुआ शमाइल? क्या हुआ बेटा? हम लोग ठहरे हुए पानी की तरह होते हैं यंग मैन, जो पानी कम और फंगस की सब्सटेंस ज्यादा महसूस होता है, न पीने के काबिल न हाथ धोने के। कमल के फूल की तरह सीने पर तमगा सजाए दाद वसूल करता रहता है। उस दिन उस बच्ची को देखकर यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने एक छोटा सा कंकर समंदर में फेंक दिया हो। एक हलचल सी मच गई, दायरे बनते चले गए। लेकिन खैर ऐसा रोज रोज कहां होता है यंग मैन। अक्सर यूं समझो पानी पड़ा ही रहता है और हमारा गुजारा बस महज कमल के फूल पर ही होता है। बहरहाल तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास इतना इल्म नहीं है। ऐसे लोग कहां होते हैं सर जिनके पास इन सवालों का जवाब हो? लेकिन जरूरत ही क्या है इन सवालों के जवाबात में उलझने की। सर, एक सेहतमंद आदमी ये कभी सोच भी नहीं सकता सर कि उसे कैंसर या एड्स जैसी बीमारी हो सकती है, फिर अचानक अनएक्सपेक्टेडली वो बीमारी उसके जिस्म में घुस जाती है। उसकी सारी जिंदगी और सोच उस बीमारी के गिर्द रिवॉल्व करने लगती है। उसका दिल चाहता है कि सारी दुनिया उससे उसकी बीमारी डिस्कस करे। हर छोटे बड़े डॉक्टर को वो पुरुम्मीद होकर देखता है। हर मेडिसिन में वो शिफा ढूंढता है। आप ऐसे आदमी से पूछ सकते हैं कि वो इन सवालों में क्यों उलझा हुआ है। एनीवे, नोटिस तो डॉक्टर अनीस को पहुंच गया होगा और मुझे यकीन है एंड आई एम श्योर कि मेरी तरफ से मिलने वाला नोटिस देखकर ही उसने हथियार डाल दिए होंगे। दरअसल यंग मैन, हमारे यहाँ इस किस्म के शुरफा अपने मुल्क में तो कानून को खिलौना समझकर खेलते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पे जब लाल बत्ती आती है तो बड़े बड़े करोड़पति भी रुक जाते हैं। वॉक भी तब करते हैं जब वॉक का सिग्नल चलता है। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि ये मामला बातचीत में ही खत्म हो जाएगा। मैं यहां कोई शिकायत करने के लिए नहीं आया। मैं एक दोस्त की हैसियत से आया हूं। मदद भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन तुम ही मुझे बताओ रजा कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। क्या करना चाहिए मुझे? मैं तो खैर हमेशा से एक लुटा हुआ बर्बाद इंसान था ही। जहां अनगिनत जख्म अपने दिल पर सह लिए, वहां एक जख्म और सही। हालांकि
मेरा दिल भी चाहता है, मेरा दिल भी चाहता है कि मैं सारे जमाने के सामने धाड़े मार मार कर रोऊं, लेकिन नहीं, ऐसा कर नहीं सकता मैं। मर्द हूं ना, मर्द। एक बहुत बड़ा नाम वाला डॉक्टर भी हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ राजा कि मैं उस लड़की के मां बाप को क्या जवाब दूं जब वो फोन पर दोनों सिसक सिसक कर रोते हैं? तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका मुजरिम हूं, मैं, वो नहीं। उसका बूढ़ा बाप पिछले 1 हफ्ते से अस्पताल में पड़ा है। दे दूंगा मैं उसे तलाक दे दूंगा मैं उसे। यही चाहती है ना। काज़मी जितना बड़ा वकील कर लिया है उसने। काज़मी, मैं नहीं जानता, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि खाली हाथों से वो इतने बड़े वकील को कैसे अफोर्ड कर सकती है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक शरीफ आदमी हूं रज़ा, एक शरीफ आदमी। और हम जैसे लोग अपने देश में भी और परदेश में भी कानून के साथ नहीं उलझते। बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो, बस एक बार शमाइल से मिलवा दो प्लीज। मुझे यकीन है कि मेरी खातिर ना सही, मेरे लिए ना सही, वो शायद अपने बीमार बाप पर रहम खा जाए, शायद वो मान जाए प्लीज। और अगर वो ना मानी ना, तो मैं उसको वही खड़े खड़े उसे तलाक दे दूंगा, मैं उसे वही तलाक दे दूंगा रज़ा।